हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सेल्स, नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल। मतलब सेल क्या है और सेल के डिफरेंट पार्ट्स के नाम बताना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम स्मॉल बिल्डिंग यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। Cells are the structural and functional unit of the body of all living organisms. They can only be seen under a microscope. मतलब हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका बॉडी किससे बना है? सेल से बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा घर किससे बनता है? छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनता है ना, वैसे ही एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी कैसे बनता है? सेल्स से बनता है। छोटे छोटे सेल्स मिलकर क्या बनाता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब सेल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अब स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी इन सेल्स से मिलकर बना है। ये सेल्स मिलकर हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हमारे पास हैंड्स है, लेग्स है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, वो सब क्या से बना है? सेल्स से मिलकर बना है। इसीलिए हम कहते हैं ये सेल्स हमें हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। ओके, अभी फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? अभी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका खाना डाइजेस्ट होता है स्टमक में डाइजेस्ट होकर उधर से क्या लेते हैं हम? एनर्जी। अब उस एनर्जी को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजना होता है, वो एक फंक्शन है। या फिर आपके बॉडी में हार्ट बीट करता है, या किडनी आपके बॉडी को साफ रखता है, या फिर आपके बॉडी में ब्लड बन रहा है और उस ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर रहा है। अब ये सारे डिफरेंट फंक्शंस पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर सेल है। अगर सेल नहीं होगा तो ये सारे फंक्शंस भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम सेल को कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ओके, अब ये सेल्स इतने छोटे हैं कि हम उसे बस माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। अब सेल्स के आपको बस 3 पार्ट्स याद रखने हैं। वैसे तो सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो सब आपको पढ़ने हैं आपके हायर क्लासेस में। इस क्लास में हम बस पढ़ेंगे 3 पार्ट्स ऑफ सेल। क्या क्या है वो? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। ये एक बाउंड्री बनाता है सेल का। जैसे हमारे घर को फेंस या वॉल प्रोटेक्ट करता है ना, वैसे ही सेल्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? सेल मेम्ब्रेन, जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री। ओके, अब सेकेंड क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। स्पेरिकल स्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लियस एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। सर्कुलर स्ट्रक्चर है और वो सेंट्रली लोकेटेड है, मतलब वो सेल के सेंटर में लोकेटेड है। अब इसका फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस का मेन फंक्शन है कि ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। ओके, अब डीएनए का फंक्शन क्या है? डीएनए का फंक्शन है कि वो एक पेरेंट्स के कैरेक्टर को उसके चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, मम्मी पापा के कैरेक्टर चिल्ड्रन में या फिर बच्चे में कैसे ट्रांसफ़र होता है? डीएनए की मदद से। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा तो हमारा डीएनए स्टोर नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, अब हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द सेल क्या है? साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म है जेली लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये साइटोप्लाज्म जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच होता है। ऑलराइट, अब इस साइटोप्लाज्म में और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब उनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको बस क्या याद रखना है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ऑलराइट, अब व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? द थिन आउटर बाउंड्री ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस, a distinct centrally located spherical structure which carry the genetic material in cell. Cytoplasm,
The jelly-like substance surrounding the nucleus is called cytoplasm. अब ये स्ट्रक्चर है सेल का. अब सेल में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस जो है सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर, सेंटर में होता है और स्पेरिकल सर्कुलर फॉर्म में होता है, जिसके पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल DNA. अब साइटोप्लाज्म किन के बीच होता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में. अब ये है जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. और सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री, मतलब ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है उसके बारे में हमें लिखना है. If the plants do not perform photosynthesis, there would be no food on earth. Photosynthesis is also necessary for the production of oxygen gas in the atmosphere, which is necessary for the respiration of organisms. Therefore, it can be said that no life is possible in the absence of photosynthesis. मतलब हमारे लिए फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो हमारे खाने के लिए ज़रूरी है, एंड सेकेंड फोटोसिंथेसिस की वजह से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन. ओके. अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाता है? थ्रू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर अपने लिए खाना बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट. ओके. अब क्योंकि प्लांट्स अपना खाना बनाता है इसीलिए उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है. अब हम ह्यूमंस और एनिमल्स हम क्या खाते हैं? प्लांट्स. हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते. ओके. अगर अब प्लांट्स नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा खाना भी नहीं होगा. अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएगा, और अगर प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएगा तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा. ऑलराइट. क्योंकि प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हमें अपना खाना कैसे मिलेगा? ठीक है. इसीलिए हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस हमारे खाने के लिए ज़रूरी है. ऑलराइट. अब फोटोसिंथेसिस से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन गैस. अब ऑक्सीजन गैस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमारे रेस्पिरेशन के लिए. ठीक है. रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज़ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? हम हवा से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, उसे हम कहेंगे रेस्पिरेशन. अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन. ठीक है. अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी नहीं होगा. अब ऑर्गेनिजम्स बिना ऑक्सीजन के कैसे सर्वाइव करेंगे? इसीलिए हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस हमारे रेस्पिरेशन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमें देता है ऑक्सीजन. ओके. अब इस डायग्राम में देखो, जब सनलाइट प्लांट्स के ऊपर पड़ती है तो उस एनर्जी की मदद से प्लांट्स क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपने लिए खाना बनाएगा. उस खाने को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. अब ये कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स को क्या करेगा? मदद करेगा इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब ये प्लांट्स अपना खाना बनाता है तो वो क्या रिलीज़ करता है? ऑक्सीजन. अब इस ऑक्सीजन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? हमारे रेस्पिरेशन में. ओके. अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से प्लांट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नहीं होगा. तो इसीलिए हमें फूड नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, और हमें क्या नहीं मिलेगा? ऑक्सीजन. ठीक है. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा. इसीलिए हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं है. ऑलराइट. देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट नो लाइफ इज़ पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके.